Jai Hind students. So today we are going to start with the introduction round. Introduction of what? Introduction of these some of the topics which are useful to do 10.2 exercise. So you should know about these conditions. सबसे पहला है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स को या तीन वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं या दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है. देन डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है. देन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज कैसे लगाई जाती हैं वेक्टर एडिशन पर, एडिशन पर प्रॉपर्टीज कैसे लगाई जाती हैं. मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, स्केलर मींस कांस्टेंट टर्म, किसी भी वेक्टर को किसी कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है. देन कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है. व्हाट डू यू मीन बाय द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर. कंडीशन ऑफ कोलिनिटी, भाई पैरेलल, कोलिनिटी का मतलब होता है पैरेलल, क्या कंडीशन हो कि वो दोनों के दोनों क्या हो, पैरेलल हो. वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स आपको गिवन है तो हाउ टू मेक ए वेक्टर. देन सेक्शन फॉर्मूला, दिस ऑलरेडी यू लर्नड इन 10th स्टैंडर्ड. 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर था उसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था. ऑल द वे थोड़ा सा बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा सा वेक्टर, बस यहां वेक्टर आ गया, देयर इट वाज नंबर्स ओनली. चलो, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एडिशन ऑफ वेक्टर्स. दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन वेरी केयरफुली. तो एडिशन ऑफ वेक्टर जो हम लगाते हैं वो दो फॉर्म में लगाते हैं, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं. सो मैं दो वेक्टर लेता हूं, देखो एक वेक्टर ए है, ठीक है, जो ऐसे जा रहा है. देन एक वेक्टर मैं बी लेता हूं, क्लियर, एक वेक्टर मैं बी ले लेता हूं, मान लेते हैं ये दिस इज बी वेक्टर. ओके, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं. आप जानते हैं कि ये जो वेक्टर होता है, अगर मुझे अब इन दो वेक्टर को ऐड करना है, एक यहां है दूसरा यहां है, तो हाउ टू ऐड दीज टू वेक्टर्स, कैसे ऐड किया जाएगा इन दो वेक्टर्स को. इसीलिए मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर. फ्री वेक्टर क्या होते हैं कि हम किसी भी वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं एक पोजीशन, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए. आप किसी भी वेक्टर को किसी दूसरी प्लेस पर क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस यानी मूव कर सकते हैं. सो मैं अब इसको दोबारा से बनाता हूं. देखो ये ए वेक्टर, ये ऐसे है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं. ये देखो दोनों ये पैरेलल है, मतलब जैसा जिस पोजीशन पे ये था उसी पोजीशन पे ये है, सिर्फ इसकी जगह चेंज की है, यहां की जगह यहां रख दी. ठीक है, तो ये ए वेक्टर आ गया और ये आ गया बी वेक्टर. क्लियर. अब एडिशन कैसे होगा इनका, तो हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा हुआ है, उसी के बेस पे इसका एडिशन किया जाता है वेक्टर का, कि द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए वेक्टर, एडजेसेंट साइड मतलब एक के बाद एक, टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर मतलब एक ही डायरेक्शन में, टेकन इन ऑर्डर. देन द थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ दैट टू वेक्टर, बट जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रिवर्स ऑर्डर में होगी. तो इसकी ये जो आया, अब इनकी जो ऐसे चल रहा था ये डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, ध्यान से देखें, जो इसकी डायरेक्शन चल रही है वो ऐसे है. अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे बना रहे हैं, ऐसे, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये ऐसे नहीं आया, ये क्या आया, ऑपोजिट डायरेक्शन में आई. सो ये हो जाएगा क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. क्लियर. हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं. अगर देखा जाए ये ए वेक्टर है और मैं यहां से लेता हूं एक बी वेक्टर. अब इसकी डायरेक्शन देखो ऐसे है, अब मैं इसको ऐड करना है तो इस वेक्टर को या इस वेक्टर को मैं यहां ले जाता हूं, या इसको मैं यहां रख लेता हूं,
एक ही बात है, तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ हमें क्या बताता है, ट्राइंगल लॉ हमें ये बताता है कि अगर कोई भी दो साइड है ट्राइंगल की, रिप्रेजेंटेड टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, टेकन इन ए ऑर्डर यानी सेम डायरेक्शन, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल will represent the sum of that two sides and taken in a reverse order. So ये reverse order में चले, तो ये बना a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये इधर को और ये इधर। सो यही ट्राइंगल लॉ है, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ, और ये एडिशन पे यूज होता है किसके, वेक्टर पे। चलो मैं a b c मानता हूं, लेट अस सी, देखते हैं कि ये a प्लस बी कैसे बना। अगर हम इसकी, ये जो ट्राइंगल लॉ है ये हमें कहता है कि भाई इसकी डायरेक्शन इधर को होनी चाहिए। मैं मान लेता हूं कि इसकी डायरेक्शन इधर को नहीं है, लेट अस सी, एक एज्यूम करते हैं कि इसकी डायरेक्शन यहां को नहीं है, उल्टी है, यानी ये तीनों साइड एक ही ऑर्डर में चल रही हैं। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, ए बी, ये ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, और ये भी इसी डायरेक्शन में आ गई तो प्लस सी ए वेक्टर, यही हुआ। भाई ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। ट्राइंगल लॉ हमें क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ तो हमें ये कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का जो सम आए वो क्या है, ये है, दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट, यही आया, ठीक है। और हमने अगर इसके अकॉर्डिंग लिखा जाए तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे ये है, अगर एग्जैक्ट में लिखा जाए ट्राइंगल लॉ तो क्या होगा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, ठीक है। जैसे ये ए वैक्टर, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनता है, तो वही है, इसके इक्वल आता है। तो दिस इज द ट्राइंगल लॉ, ये ट्राइंगल लॉ है। बट अगर मैं इस चीज की बात करूं कि एक अज्यूम करता हूं कि भाई इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं ऐसे आती है, देन व्हाट विल बी योर आंसर। तो ट्राइंगल लॉ के अनुसार इसका क्या सम होगा, तो देखो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ये किसके इक्वल होता है, ए सी वैक्टर के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, प्लस ये बना सी ए वैक्टर। आप जानते हैं कि अगर इसका उल्टा वेक्टर निकालना हो, यानी कि अगर कोई C2A है, इसका मतलब क्या हुआ, C2A, यही हुआ ना, C2A। अगर एक लाइन है, ये वेक्टर है C2A, और अगर मुझे AC लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ AC वेक्टर। सो ये क्या आ जाएगा, AC वेक्टर माइनस AC वेक्टर, दैट इज इक्वल टू 0, यानी इसका सम कितना आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। सो इसीलिए हम लोग इसको CA नहीं लिखते, क्लियर हो गया। इसीलिए हम इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ये नहीं लेते। सो ट्राइंगल लॉ हमें क्या बताता है कि इफ टू वेक्टर्स, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ए ऑर्डर रिप्रेजेंट द थर्ड साइड एज ए सम ऑफ दैट टू साइड बट इन द रिवर्स ऑर्डर, वही लॉ एडिशन में भी लगाया जाता है। तो वही हमने यहां पे लगा के आपको बताया है। नाउ कम टू सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस, ये तो हुआ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ या डिफरेंस ऑफ वेक्टर, सेम है, उसमें भी ट्राइंगल लॉ लगाया जाता है, बट हाउ ट्राइंगल लॉ कैसे लगाया जाता है, चलो लेट अस सी। मैं इसको रब कर देता हूं, यू कैन राइट, पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट। तो मैं इसको रब कर देता हूं, देखो अगेन मैं ये दो वेक्टर लेता हूं, देखो यही वाले दो वेक्टर ले लेता हूं। एक वेक्टर है ये सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यही भी ले लेता हूं, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर, ओके। अब ये जो वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, ठीक है। अगर मुझे ये नेगेटिव वेक्टर दिखाना हो
तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसकी डायरेक्शन बस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा वेक्टर, माइनस बी वेक्टर, यही बनेगा भाई। इसकी अगर डायरेक्शन उल्टी कर दी तो वो वेक्टर क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। तो ये नेगेटिव ऑफ द वेक्टर कैसे लिखते हैं, माइनस दैट वेक्टर, डायरेक्शन उल्टी कर दी। अगेन अब ये है, ये अगेन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, टेकन इन ऑर्डर, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर। तो थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ टू साइड्स बट इन द रिवर्स ऑर्डर। तो डायरेक्शन इसकी रिवर्स में चली जाएगी, ये ऐसे नहीं आएगी, उल्टी चली जाएगी। और ये क्या बन जाएगा, a प्लस माइनस बी। तो ये है क्या, ये है क्या, ये है a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अगर किसी भी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन दिखाना है तो देयर ऑल्सो वी यूज ट्राइंगल लॉ। तो दो वेक्टर को अगर ऐड करना है तो हम ट्राइंगल लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी हो गया, हाउ टू ऐड डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स भी हो गया, कि दो वेक्टर का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। क्लियर, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ अभी टिल नाउ you studied about addition of vector, subtraction of vector using triangle law. Now addition of vector using parallelogram law. Parallelogram law of vector addition क्या कहता है, मैं दो वेक्टर लेता हूं, वही जैसे हम ले रहे थे, एक वेक्टर ये लेता हूं b वेक्टर, एक वेक्टर ये लेता हूं a वेक्टर। Now how to apply, किस चीज को अप्लाई, हाउ टू अप्लाई दिस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। क्या होता है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर जो है वो कहता है कि अगर हम कोई भी दो वेक्टर लें, दो एडजेसेंट साइड्स लें, किसकी, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड। आई एम नॉट टॉकिंग कि उसका ऑर्डर, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, आई एम टॉकिंग कि अगर हम कोई भी दो साइड लें, एडजेसेंट साइड लें पैरेललोग्राम की, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका वो कहां से बनाया जाएगा, वो डायगोनल होगा जो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से क्या करेगा, निकलेगा। जैसे ये फ्री वेक्टर है, मैं इसको यहां लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ये a वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ऐसे, ये b वेक्टर को मैं यहां प्लेस कर देता हूं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें यह बताता है कि कोई भी दो साइड, एडजेसेंट साइड अगर किसी पैरेललोग्राम की हैं, कोई भी दो एडजेसेंट साइड अगर किसी पैरेललोग्राम की हैं, तो जो उन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा, जहां पे वो मिलती हैं दोनों साइड, वर्टेक्स जिसको कहते हैं, वहां से जो डायगोनल निकलेगा, जो डायगोनल बनेगा, वो क्या कहलाएगा, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब यहां पे भी ट्राइंगल लॉ ही अप्लाई हुआ है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर ये b वेक्टर है, ये पैरेलल है, तो ये भी b वेक्टर होगा, ये a वेक्टर है तो दिस इज ऑल्सो a वेक्टर। और हमें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता था कि अगर कोई भी दो वेक्टर एडजेसेंट टू वेक्टर टेकन इन ए ऑर्डर will give the sum of that two vectors in a reverse order। तो ये तो इसकी डायरेक्शन तो यही थी, तो ये फिर से वही क्या दे रहा है, a प्लस बी वेक्टर। क्लियर, सो ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि हमने कोई भी दो साइड ली पैरेललोग्राम की, और वो दोनों साइड क्या होनी चाहिए, एडजेसेंट होनी चाहिए। तो उन दोनों पॉइंट, वो दोनों जो साइड है एडजेसेंट साइड, उसका जो कॉमन पॉइंट होगा, वहां से जो डायगोनल निकलेगा, दैट विल कॉल्ड एज द एडिशन ऑफ दैट टू साइड्स, या उसको कह सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो ये हुआ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सो प्रॉपर्टीज जो हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ना इसलिए जरूरी है, ऑलरेडी यू स्टडीड दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज इन 11th स्टैंडर्ड और इन फिजिक्स, बट ये पढ़ना बहुत जरूरी है टू सॉल्व द
क्वेश्चंस। जैसे सबसे पहले आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, properties of vector addition. Here we are talking about addition, vector addition. So commutative property क्या होती है? commutative property होती है कि अगर मैं किसी भी दो वेक्टर को ऐड करता हूं, जैसे a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, तो वो क्या मिलना चाहिए? b वेक्टर प्लस a वेक्टर के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बट ये इक्वल है अगर क्या है? 3 प्लस 2 है और 2 प्लस 3 है, तो ये क्या होंगे आपस में? अगर कोई नंबर लेते हैं दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। बट यहां बात हो रही है वेक्टर्स की कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्या ये इक्वल होते हैं? वेदर इट इज इक्वल, तो यही चीज देखनी है। अब देखते हैं कि क्या ये इक्वल हैं आपस में। हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैं एक वेक्टर a बनाता हूं, ठीक है, और दूसरा वेक्टर b बनाता हूं इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। क्या बन जाएगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। a बना। अब ध्यान से देखो, मैं a वेक्टर को तो यही रखता हूं, a वेक्टर को तो यही रखता हूं, ठीक है। इस b वेक्टर को चेंज कर देता हूं, इस b वेक्टर को क्या कर देता हूं? चेंज कर देता हूं। आप किसी भी डायरेक्शन कहीं भी ले सकते हैं इसको, आप इसको कहीं भी ले सकते हैं। ये ऐसे है स्ट्रेट, अगर ये स्ट्रेट लाइन है मान लेते हैं, दिस इज स्ट्रेट लाइन, तो इसको मैं डिस्प्लेस कर सकता हूं यहां पे, मैं इसको डिस्प्लेस कर सकता हूं यहां पे, मैं इसको डिस्प्लेस कर सकता हूं, मैं इसको कहीं भी डिस्प्लेस कर सकता हूं, मैं इसको डिस्प्लेस कर सकता हूं, मैं इसको कहीं भी डिस्प्लेस कर सकता हूं। मैं इसको कहां डिस्प्लेस कर सकता हूं? यहां पे। इस a वेक्टर को देखो ध्यान से, इस a वेक्टर को उठाता हूं और यहां रख देता हूं, इसको मिला देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? b वेक्टर प्लस a वेक्टर। क्लियर? सो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड आती है एसोसिएटिव। बिफोर दैट जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है। जैसे कम्यूटेटिव में हमने दो वेक्टर लिए थे और उल्टा सीधा बताया कि वो सेम होते हैं, इसमें होते हैं तीन वेक्टर, जैसे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। अब ये वेक्टर का एडिशन अगर करते हैं तो वो कहता है कि सेम आना चाहिए, बट फर्क इतना है कि तीनों को एक साथ, तो कैसे? पहले इन दोनों को ऐड करें इस केस में लेफ्ट हैंड साइड में, एंड इन राइट हैंड साइड इन दोनों को ऐड करें। ये होती है, दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसे कहते हैं एडिशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोई भी वेक्टर लूं और उसको किसी ऐसे वेक्टर से प्लस करूं, ऐड करूं, कि मेरे पास वो सेम वेक्टर ही बन जाए। मान लेते हैं कि मैं a वेक्टर लेता हूं और मुझे इसके साथ कोई ऐसा वेक्टर ऐड करना है कि मुझे आंसर फिर a वेक्टर ही मिले, a वेक्टर ही मिले। एडिटिव मतलब आइडेंटिटी, ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए जिसको ऐड करने पे वही सेम चीज बन जाए। तो वो कौन सा वेक्टर होगा? इट्स वेरी सिंपल, वो होगा नल वेक्टर, यानी कि जीरो वेक्टर। क्लियर? देन आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स, ठीक है। ये हमने एडिटिव इनवर्स मींस होता है कि मैं कोई भी वेक्टर लूं और इस वेक्टर को के साथ कोई ऐसा वेक्टर ऐड करूं
कि जिससे इनका जो आंसर आए वो जीरो वेक्टर आ जाए। तो इट्स वेरी सिंपल भाई, किसी भी वेक्टर का के साथ अगर उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दिया जाए तो वो उसका आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। तो मैं इसका नेगेटिव ऑफ द वेक्टर को ऐड कर देता हूं तो ये बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। तो दिस माइनस ए इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस गिवन वेक्टर एंड दिस नल वेक्टर इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द गिवन वेक्टर। सो ये बन जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज करके, ये लाइक दिस। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज which we are going to use while we are doing the questions of vector algebra, especially in addition like this. So this is property. Now come to multiplication of a vector by a scalar. जब हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो what will be the impact on that vector? But before that, pause the video to note down. अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, कि किसी भी वेक्टर को अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई यानी किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट इज इट्स इंपैक्ट, क्या इंपैक्ट होगा इसका। मैं एक वेक्टर लेता हूं, देखो ये ए वेक्टर, जिसके अंदर क्या होगा, मैं 4 यूनिट्स का एक वेक्टर लेता हूं, ये 4 यूनिट्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4। इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी मल्टीप्लाई करने से। भाई ये जो है, अगर ध्यान से देखो, ये एक वेक्टर लिया मैंने जिसमें कितने यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं। अगर मुझे इसका आधा वेक्टर लेना है, अगर मैं इसको किसी स्केलर से, मान लेते हैं मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं इस वेक्टर को, तो क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ। यानी इसमें कितने यूनिट्स रह जाएंगे, सिर्फ 2 यूनिट। डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी इसकी, यहां पे 2 यूनिट्स रह गए। अगर आप, इसका मतलब हो गया कि उस जो ए वेक्टर था उसका आधा, यानी मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसका आधा हो गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 2 से, 2 इंटू ए वेक्टर, इसका मतलब इसमें कितने यूनिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, डबल हो गए, 8 यूनिट्स हो गए। तो ये जो स्केलर होता है, जब हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से, अच्छा अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -2 से, ठीक है, तो -2 का मतलब क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और यूनिट्स कितने हो गए इसमें, फिर से वही 8 यूनिट रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, डायरेक्शन चेंज होगी क्योंकि नेगेटिव साइन लग गया, -2, तो और यूनिट्स कितनी हुई, 8 यूनिट, किसकी, उल्टी डायरेक्शन में। सो जब भी हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर को, तो वो हमें ये बताता है कि कितनी यूनिट बढ़ गई और कितनी यूनिट कम हो गई। ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अगर हम किसी भी स्केलर पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से इसको स्केलर कंपोनेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्केलर वैल्यू से, वेदर इट विल बी पॉजिटिव, वेदर इट विल बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर, तो ऐसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर, उसके पहले मैं आपको कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर बताता हूं, तब आपको समझ आएगा कि ए वेक्टर के क्या कंपोनेंट होंगे, किसी भी वेक्टर के क्या कंपोनेंट होते हैं। बट पहले तब तक आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि अगर किसी भी वेक्टर को अगर हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या बताता है, उसके यूनिट्स बताता है कि कितने यूनिट्स बढ़े या कितने यूनिट्स कम हो गए। पॉज द वीडियो टू नो। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे फॉर्म किए जाते हैं। सो सबसे पहले मैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। ओके, अब ये कंपोनेंट बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट तो बाद में बताता हूं, पहले बताता हूं कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस
यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस क्या होता है। मान ये एक्स एक्सिस है, इसके मैं यूनिट्स को डिवाइड कर देता हूं। एक यूनिट कितने यूनिट्स होंगे इसमें, जैसे अभी आपको मैंने बताया था स्केलर में, ये इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर वाई स्केलर। मान लो एक कोई वेक्टर है जिसके 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स का है, तो मैंने 4 यूनिट्स लिख दिए। जो ये एक यूनिट होती है एक्स एक्सिस पर, इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है आई कैप। एक यूनिट किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। जो वाई एक्सिस के ऊपर एक यूनिट होती है, इसके भी मैंने वाई एक्सिस भी हो सकता है 10 यूनिट्स हो, तो मैंने 10 में डिवाइड कर लिया, इसको 10 यूनिट में डिवाइड कर लिया इक्वल में। तो ये जो एक यूनिट होगी इसकी, ये क्या कहलाता है, जे कैप, आई कैप जे कैप। और सेम गोज फॉर जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस की जो एक यूनिट होगी अलोंग जेड एक्सिस पे, वो क्या होगी, वो होगी क्या, आई जे के कैप। सो ये आई जे के कैप क्या होती है, दे आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट जो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होती है, कैसे किसी वेक्टर के कंपोनेंट डिजाइन करते हैं। सो मैं एक दोबारा से, ये आपको शायद समझ आ गया होगा कि अगर किसी भी एक्स एक्सिस के ऊपर मैं एक यूनिट को काउंट कर रहा हूं तो उसे मैं आई कैप कहूंगा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जे कैप कहूंगा, जेड एक्सिस पे के कैप कहूंगा। तो अगर एक्स एक्सिस पे 10 यूनिट हैं तो इसका मतलब 10 आई कैप। क्लियर? ओके, अब देखते हैं कि कंपोनेंट कैसे फॉर्म करते हैं किसी भी वेक्टर के या पोजीशन वेक्टर। सो सबसे पहले मैं बनाता हूं, देखो ये अगेन दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया है एक डायग्राम। प्लेन। ओके, अब ये जो होगा, लिसन, ये आपको पोजीशन वेक्टर के टाइम पे मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ये है ओरिजिन और ये है वो पॉइंट P। दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। ये वो पोजीशन वेक्टर होता है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है, और जब इनके एंगल्स को कोसाइन की फॉर्म में लिखा जाता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो ये क्या बनते हैं, ये बनते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस पोजीशन। अब ये P है, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड। क्यों एक्स वाई जेड है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो बनाता है उसके कारण इसकी वैल्यू P एक्स वाई जेड लिखी जाती है। ये है ओरिजिन 0 0 0। अब मैंने आपको ये कहा कि अगर एक्स एक्सिस पे एक यूनिट काउंट करना हो तो वो होता है आई कैप, वाई एक्सिस पे एक यूनिट काउंट करना हो तो वो होता है जे कैप, जेड एक्सिस पे अगर एक यूनिट काउंट करना हो तो वो होता है दैट इज कॉल्ड के कैप। अब ये जो वैल्यू बनती है एक्स वाई जेड, इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट हैं हमारे पास, इस पोजीशन वेक्टर के अनुसार एक्स यूनिट है, कितने हैं, एक्स यूनिट। तो एक्स एक्सिस पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स आई कैप। वाई एक्सिस पे कितने यूनिट हैं, वाई यूनिट, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वाई जे कैप। और जेड एक्सिस पे कितने हैं, के यूनिट, तो ये क्या बनेगा, जेड के कैप। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको कैसे लिखा जाएगा, ओपी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से भी डिनोट करते हैं और आर वेक्टर से भी डिनोट करते हैं। हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ, एक वेक्टर लेता हूं जिसका 1 3 5, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो उस पोजीशन वेक्टर को, पी को, कुछ भी, तो उस वेक्टर को उसका नाम लिख लो, ओपी वेक्टर। क्या लिखता हूं, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k। यानी किसी भी वेक्टर के अगर कंपोनेंट लिखने हैं, तो अभी मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, एक ए वेक्टर लिया था, तो मैं इसको वही ए वेक्टर मान लेता हूं। अब आपको समझ आया होगा कि ए वेक्टर जो होगा उसके क्या कंपोनेंट होंगे। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 25। तो 25 और 10 30, सॉरी 35। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज 35। तो ये होते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर के अगर कंपोनेंट फॉर्म करने हैं तो वो ऐसे बनाए जाते हैं, आपके एक एक यूनिट्स को देखते हुए। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दीज आर कॉल्ड द, और अच्छा ये जो है दीज आर कॉल्ड द स्केलर कंपोनेंट। अगर इस वेक्टर के मुझे स्केलर कंपोनेंट बताने हैं, तो स्केलर कंपोनेंट कौन से होंगे, इसके जो कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। तो स्केलर कंपोनेंट है x, y, z। और वेक्टर कंपोनेंट कौन से होंगे इसके, वेक्टर कंपोनेंट होंगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। दीज आर कॉल्ड द, इसको अलग अलग करके लिखते हैं, एक्स वाई जेड करते हैं तो दे आर कॉल्ड द स्केलर कंपोनेंट, और अगर इनको लिखते हैं तो दे आर कॉल्ड द वेक्टर कंपोनेंट। सो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर इसमें स्केलर कंपोनेंट लिखने हो इस वेक्टर के, तो स्केलर कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 1 3 5, और वेक्टर कंपोनेंट आ जाएंगे आई कैप कॉमा 3j कैप कॉमा 5k कैप। क्लियर? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ कोलिनिटी, कोलिनियर की क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर पता लगते हैं या पैरेलल पता लगते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपके सामने 2-3 वेक्टर्स बनाता हूं। ये है ए वेक्टर, ठीक है, पैरेलल। एक बनाता हूं बी वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, एक बनाता हूं सी वेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सी वेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इनके सबके मैग्नीट्यूड चेंज हो सकते हैं, कोई वो नहीं है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है सबका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो वेक्टर पैरेलल हैं, इन द सेम डायरेक्शन है, हो सकता है सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क हो, ठीक है। तो कैन आई राइट, कितना फर्क होगा, किसी कांस्टेंट का फर्क होगा मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो कैन आई राइट लाइक दिस, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर। भाई ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं कि इफ दे आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब ये दोनों सेम होंगे, सिर्फ फर्क किसमें होगा, इनके मैग्नीट्यूड में। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर है यहां पे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो कैन आई राइट बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। अगर 2 में बाहर ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, सेम टू सेम ए वेक्टर नहीं बन जाएगा। ये अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लिया, देखो ध्यान से, इधर देखो, यहां पे बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 बाहर लिया, अंदर रह गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये सारा का सारा वही तो वेक्टर है बी। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल हो सकते हैं, ये पैरेलल हो सकते हैं। उसकी कंडीशन क्या है, नॉट पैरेलल, कि अगर कोई भी कांस्टेंट से अगर किसी दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या हो सकते हैं, ये कंडीशन हो सकती है किसकी, कि यानी कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, कोप्लेनर है, कोलिनियर है, सॉरी नॉट कोप्लेनर, कोलिनियर है। क्लियर? अब अगर इसकी बात करें इन दो वेक्टर की, तो इनकी डायरेक्शन ही तो ऑपोजिट है ना, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दोनों पैरेलल, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो कैन आई राइट
ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा सी वेक्टर। भाई डायरेक्शन को दोबारा चेंज कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं यहां माइनस सी वेक्टर लिखूंगा तो इसकी डायरेक्शन फिर से क्या होगी, ये होगी। तो कंडीशन ऑफ कोलिनिटी क्या होगा, क्या कंडीशन होगी कोलिनियर होने की दो वेक्टर्स की? तो वो कंडीशन क्या होगी कि अगर एक वेक्टर प्लस और माइनस लैम्डा टाइम दूसरे वेक्टर के इक्वल आ जाता है तो वो क्या कंडीशन कहलाएगी कि वो वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। ये है कंडीशन किसकी, कोलिनियर वेक्टर की। जैसे यहां पे मैं कह सकता हूं कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, कोलिनियर है, यानी कि पैरेलल है। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ कम टू वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, कि जो वेक्टर जो इक्वेशन है, वेक्टर कैसे फॉर्म होता है दो पॉइंट से। देखो जैसे मैं एक पॉइंट लेता हूं P एंड दूसरा Q, ये इसके जो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, ये जो P पॉइंट है, अगर इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखनी हो, वेक्टर में लिखना हो, तो मैं लिखता हूं यहां पे P इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्लियर? और जो Q पॉइंट है इसको मैं लिखता हूं Q इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। एंड इफ आई वांट टू फाइंड PQ, भाई PQ वेक्टर बताओ, तो PQ वेक्टर क्या होता है? ये P हो गया वेक्टर, ये Q हो गया, तो PQ वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, PQ वेक्टर होगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस P एंड Q, या इसका मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, देन हाउ टू फाइंड आउट? मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। और आई ऑलरेडी टॉट यू दैट ये जो किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट होते हैं, ये किसी भी वेक्टर के, दीज और कॉल्ड क्या होते हैं, ये drs ऑफ द वेक्टर, drs ऑफ द वेक्टर। और अगर इसके डीसीज निकालने हो तो हमें क्या करना पड़ता है, इसी के मैग्नीट्यूड से इन सबको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। दैट विल कंसिडर एज ए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। क्लियर? सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें dr एंड dc's आर द सेम, और वो होता है यूनिट वेक्टर में। क्लियर? ओके, नाउ अब ये तो मैंने बनाया कि दो वेक्टर को मैंने ज्वाइन किया, 2 पॉइंट्स, और वेक्टर के PQ वेक्टर कैसे बनाया गया। बट ग्राफिकली अगर देखें, देखो मैं, दिस इज ओरिजिन, मैं P पॉइंट यहां लेता हूं, P पॉइंट यानी कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और ये इसका पोजीशन वेक्टर बनाता हूं तो ये आ जाएगा OP। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, PQ, P टू Q, ऐसे आ रहा हूं, डायरेक्शन ऐसे आ रही है, ठीक है। ये Q पॉइंट है, Q पॉइंट है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये कैसे ड्राइव हुआ, दैट आई एम गोइंग टू शो यू हियर। एक पोजीशन वेक्टर बनाया ओरिजिन से P की तरफ OP, एक पोजीशन वेक्टर बनाया Q के ऊपर, ठीक है, दिस इज O। सो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ हमें क्या कहता है कि टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्राइंगल रिप्रेजेंटेड इन ए ऑर्डर फॉर्मेट, ठीक है, इसको हम एक ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे इसकी डायरेक्शंस को, देन दैट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, दैट विल इक्वल टू द थर्ड साइड। और थर्ड साइड क्या होती है, द सम ऑफ दैट टू एडजेसेंट साइड बट रिवर्स इन द ऑर्डर। सो कैन आई राइट लाइक दिस, इसको मैं लिख सकता हूं OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। कैन आई राइट लाइक दिस?
आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी क्यू। ओपी वेक्टर क्या होता है? ये पोजीशन वेक्टर, यही वैल्यू आएगी। तो ये x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, क्लियर, प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। नाउ हाउ टू फाइंड आउट पी क्यू? पी क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा? ये यहां चला जाएगा तो कॉमन x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट पी क्यू वेक्टर। सो ग्राफ की हेल्प से मैंने आपको ट्राइंगल लॉ यूज करके बताया कि ये वैल्यू कैसे आई, ठीक है। बट while you are doing the questions, आपको ये सब चीजें बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें PQ दो पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 points are given to you, then how to find out PQ वेक्टर? कैसे निकालते हैं? Q माइनस P। और अगर QP निकालना हो तो P माइनस Q। अच्छा, दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं? जैसे ये P और Q अगर मैं कहूं कि when they are equal, कब मैं P वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर लिखता हूं? अगर मुझे ये पॉइंट्स गिवन है तो जब x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, y1 इक्वल टू y2 आ जाए एंड z1 इक्वल टू z2 आ जाए, तब मैं कहूंगा कि these two vectors are equal। अगर इनके स्केलर कंपोनेंट विद देयर साइन इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? इक्वल वेक्टर्स। इनको मैं कहूंगा both the vectors are equal। So like this you can find out the vector equation while joining 2 points। Pause the video to note down। Now last topic की section formula। This already you studied in class 10th, section formula। तो section formula में 3 things are there, internally, externally and midpoint। ठीक है, midpoint A, B, C, x1 y1 x2 y2 and the C point। So how this formula work? कैसे हम वेक्टर में इसको यूज करते हैं? So इंटरनली का मतलब होता है कि ये एक लाइन है, ठीक है, ए बी वेक्टर एक लाइन है, डायरेक्टेड लाइन है, जिसको हम कहां से डिवाइड कर रहे हैं? सी पॉइंट पे, ठीक है। सी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और किस रेशियो में? m रेशियो n में। तो अगर C, इफ आई हैव टू फाइंड द पॉइंट एट C, कि C के क्या पॉइंट होंगे, तो हम कैसे लगाते हैं इसको? देखो, ये यहां मल्टीप्लाई होता है और ये यहां। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। और y की वैल्यू क्या होती है? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये तो हुआ इंटरनली, जब कोई भी पॉइंट किसी लाइन को क्या है? कट करेगा। बट एक्सटर्नली, नाउ यू विल से कि सर एक्सटर्नली कोई भी लाइन को कट कैसे करेगा? कोई भी पॉइंट है, ये तो है ही नहीं यहां पे, तो बाहर से कैसे कट करेगा? क्लियर भाई? इंटरनल में तो ये पॉइंट था यहां पे कि बीच कहीं से भी काट दिया, किस रेशियो में काटा, तो एक्सटर्नली कैसे? एक्सटर्नली भी ये ऐसे काउंट होगा। देखो, ये पॉइंट यहां से AC, कि भाई हम पूरी लाइन ले रहे हैं AC तक, और BC से क्या कर रहे हैं? BC क्या है? इसको हटा रहे हैं, रेशो, ठीक है। आएगा हमारे पास आंसर इसी चीज का, AB का। बट हाउ टू राइट AC? जैसे इसमें क्या लिखेंगे हम? AC रेशो CB। ये M और N क्या है? AC अपॉन CB। अब यहां पे क्या बनेगा भाई? ये कटेगा कैसे? ये M और ये N। एक्सटर्नली कैसे कटेगा? ऐसे। तो रेशो वही रहेगी, AC अपॉन BC, ठीक है। और रेशो M रेशो N। बस एक्सटर्नली में ये हो जाता है कि हम क्या है? माइनस लेते हैं। सो
ये वैल्यूज जो बनेंगी वो क्या बनेगी x की, ये सेम टू सेम वैल्यू बनेंगी x की, बट यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस। क्लियर? ये आ जाएगा। अब कई बार ऐसा भी होता है हम पॉइंट यहां ले रहे हैं, पॉइंट यहां पे भी हो सकता है इस तरफ, दिस साइड, ठीक है, c यहां पे पॉइंट आ गया। फिर आप कहेंगे कि m जो है वो छोटा है, n बड़ा है, बात बराबर ही रहती है। अगर ये छोटा है ये बड़ा है, तो अगर m माइनस n होगा या n माइनस m होगा तो ऊपर भी वही साइन चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका फॉर्मूला सेम टू सेम क्या आ जाता है, यही आ जाता है, बट यहां पे क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस आ जाता है एक्सटर्नली के लिए और प्लस रहता है इंटरनली के लिए। नाउ मिड पॉइंट, सपोज आई वांट टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस ए बी वेक्टर। जैसे ये ए बी वेक्टर है, इसका अगर मुझे मिड पॉइंट ढूंढना है तो मिड पॉइंट इज वेरी सिंपल, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 y प्लस y2 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि ये जो डिवाइड होता है, ये लाइन जो डिवाइड होगी वो इक्वली डिवाइड होगी, यानी m रेशो n की जो वैल्यू होगी, वो जो रेशो होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा, यानी 2:2, 1:1, 5:5, 6:6, likewise. So ये है section formula which we are going to use in a vector algebra also. So these are 8 topics which we covered in this video, and all the topics are very important. Now with the help of these topics we are going to solve 10.2 exercise in next video. But before we start that 10.2 exercise, you should come to know each and every topic of this video also, and previous last 2 videos also. Till that, Jai Hind.